बात उस वक्त की है जब भारत में जंगे आजादी का दौर चल रहा था। अनगिनत लोग अपने ख्वाबों, ख्यालों और जुनून के साथ इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे थे। 20वीं सदी का तीसरा दशक शुरू हो चुका था। उसी दौर में दो राष्ट्र का सिद्धांत पांव पसारना शुरू कर देता है। हिंदूवादी संगठन और मुस्लिमवादी संगठन दोनों इसे हवा देने में लगे होते हैं। 1931 की जनगणना शुरू होती है, जिसमें जाति जनगणना भी शामिल थी। उस वक्त दो राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध करते हुए गांव-गांव जाकर मुसलमानों के बीच कुछ मुसलमान नेता यह समझा रहे होते हैं कि जनगणना में आप अपना धर्म न बताना, जाति बताना, क्योंकि यह मुल्क तुम्हारा है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं, उनकी यादें हैं, उनके लहू और पसीने से सींचा है इस मुल्क की जमीन और जर्रा जर्रा। कौन थे वो लोग जो उस वक्त मुसलमान होकर के भी दो राष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ खड़े थे, जिनको आजाद भारत में तकरीबन भुला दिया गया? 20वीं सदी के आखिरी दशकों में आकर के वह आंदोलन, वह आवाज एक नारे की शक्ल में बुलंद होती है, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। अकलियत के बीच से अक्सरियत की बात, मुसलमान के बीच पसमानदा की बात, और वो नारा कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। आज उस पूरे अतीत के साथ हम बात करने जा रहे हैं मोमिन कॉन्फ्रेंस के अगुआ नेता अब्दुल कयूम अंसारी जी पर। सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का। कबीर कहते हैं कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू कहता है सोई रे। मैं कहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे। पसमानदा आंदोलन व पसमानदा आवाजों के सबसे अहम प्रतीक पुरुष हैं कबीर। कबीर साहब की इन पंक्तियों के साथ पसमानदा आंदोलन के वंचित, शोषित, श्रमजीवी, श्रमशील जातियों पर आज हम बात करने जा रहे हैं अब्दुल कयूम अंसारी जी के बहाने। यह वक्त इन बातचीतों के लिहाज से जोखिम भरा है, मगर पसमानदा आंदोलनकारी कहते हैं कि हमारे लिए तो कोई अनुकूल वक्त कभी नहीं रहा है। यह सच है और हमारी आंखों के सामने बदस्तूर जारी है कि जब दाढ़ी, टोपी और मुसलमान पहचान देख करके इस देश में लिंचिंग की जा रही हो। कोविड जैसे महामारी के दौर में भी इस देश में लिंचिंग हुई है, और जब मुसलमान पहचान के ऊपर ही हमले किए जा रहे हों, जब मुसलमान नाम देख करके बेतरतीब धाराएं लगा करके अनवरत काल के लिए जेल में डाल दिया जा रहा हो, यूएपीए और देश विरोधी कह दिया जा रहा हो, मुसलमान होने को आतंकवादी कहा जा रहा हो, ऐसे बुरे वक्त में इन सवालों पर बात करना लाजिम तो नहीं, मगर वैचारिक लिहाज से, सामाजिक न्याय की वैचारिकी के लिहाज से जरूरी भी है। क्योंकि सांप्रदायिकता के सवाल का एक जवाब पसमानदा आंदोलन और खासकर मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल कयूम अंसारी के पास भी है। तो आइए बातचीत करते हैं कि क्या था ये पूरा आंदोलन। मोमिन कॉन्फ्रेंस से लेकर के पसमानदा आंदोलन तक की पूरी बातचीत को हम आज आपके सामने अब्दुल कयूम अंसारी जी के बहाने से पेश कर रहे हैं। बातचीत शुरू करने के पहले एक किस्सा। हाजी निसार अंसारी मऊ के रहने वाले हमारे एक परिचित साथी हैं। वो अपना किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि 2 दशक पहले वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए टिकट पाते हैं। बड़ी मुश्किल से टिकट मिलता है, और जब वो चुनाव लड़ने के क्रम में प्रचार करने के लिए मुस्लिम बस्ती में जाते हैं तो वहां उनसे उनकी जाति पूछी जाती है।
और जब मुसलमानों के बीच वो कहते हैं कि मैं जुलाहा हूं, तो बड़ी बेअदबी से उनसे कहा जाता है कि अब जुलाहा लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारे नेता बनेंगे, जाओ कताई बुनाई करो। हाजी निसार अंसारी ये किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि हमने ये जाति के नाम पर झेला है। गुलजार सरमानी लिखते हैं कि मस्जिद तक हम उनके भाई हैं, मस्जिद के बाहर हम नाई हैं। किस्सा शुरू होता है मुस्लिम पहचान के बीच जाति के सवाल से। इतिहासकार मोहम्मद सज्जाद अपनी पुस्तक मुस्लिम पॉलिटिक्स इन बिहार में लिखते हैं कि 1940 के दशक की शुरुआत में बिहार में अंसारी जी की राजनीति तेजी से उभरती है। अब्दुल कयूम अंसारी बिहार राज्य जमातुल मोमिनीन के अध्यक्ष भी थे। बिहार के सासाराम में अली बंधुओं के संपर्क में आने के बाद उन्होंने खिलाफत आंदोलन के जरिए स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। 1930 और 40 के दशक में उन्होंने मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र सिद्धांत का जबरदस्त विरोध किया। अब्दुल कयूम अंसारी का जन्म गाजीपुर के नवली ग्राम सभा में हुआ। उनकी पैदाइश 1 जुलाई 1905 को हुई थी। यहां से उनके लोग बिहार के डेहरी आनसोल चले गए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ का रुख किया और फिर कोलकाता तक का सफर किया। बाबा एक कौम के नाम से मशहूर अब्दुल कयूम अंसारी राष्ट्रवादी व स्वतंत्रता सेनानी भी माने जाते हैं। वो अलीग भी रहे और भारत की आजादी के लिए अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी को छोड़कर 16 साल की उम्र में जेल चले गए थे। अब्दुल कयूम अंसारी वे पहले नेता हैं जिन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया। गांधी और उनकी टीम से उन्होंने भारत को विभाजित न करने की बात कही। उसके बाद देश में कई मुस्लिम नेताओं ने जिन्ना के सिद्धांत का विरोध किया। 31 में मुस्लिम लीग लोगों को घर घर जाकर के मोमिन कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कैंपेन करती थी कि आप धर्म ही बताएं, जाति न बताएं। और उस वक्त जब 1931 में जाति जनगणना आम जनगणना के साथ हो रही थी, तो मोमिन कॉन्फ्रेंस गांव-गांव जाकर मुसलमानों से कहती थी कि आप अपनी जाति बताएं, धर्म न बताएं। हम सब शूद्र अति शूद्र माने जाते हैं। अब्दुल कयूम अंसारी जनता के नेता माने जाते थे और लगभग कांग्रेस के सच्चे वफादार रहे और सभी मुख्यमंत्रियों के कैबिनेट में शामिल रहे, गरीबों के हिमायती रहे। उनकी सबसे बड़ी खासियत में से एक खासियत मानी जाती है कि दलितों, पिछड़ों व गरीबों के बारे में हमेशा फिक्रमंद थे। बिहार के लगभग सभी जिलों में गरीब छात्रों के लिए छात्रावास और मुफ्त भोजन की स्थापना कराई। आज जैसे केंद्र और राज्य सरकार मिड डे मील के तहत चला रही है, कुछ कुछ वैसा है। अब्दुल कयूम अंसारी एक पत्रकार, लेखक और कवि भी थे। वह पूर्ववर्ती दिनों में उर्दू साप्ताहिक अल इस्लाह यानी सुधार और उर्दू मासिक मुस्बत यानी समानता के संपादक थे। अब्दुल कयूम अंसारी ने 1938 में पटना सिटी से उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी में दरखास्त दी, तो फॉरवर्ड मुसलमानों ने कहा कि अब तो जुलाहे भी एमएलए बनने का ख्वाब देखने लगे। इस पर अंसारी साहब दरखास्त को लेकर फाड़ देते हैं। अंसारी साहब ने 46 में बिहार से अपने बूते चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती और अब्दुल कलाम आजाद ने मोमिन पार्टी किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया। यहां पर खास गौरतलब है कि सरदार पटेल ने हस्तक्षेप करके गांधी जी के मार्फत अब्दुल कलाम के रिश्तेदार शाह उमेरा का नाम कटवाकर अब्दुल कयूम अंसारी को मंत्री बनाया। देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान सभा गठित की गई और इसकी कई उप समितियों में से एक समिति अकलियत तहफ्फुज कमेटी थी और यह अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए संविधान सभा को अपनी राय देने के लिए गठित की गई थी। शफीउल्लाह अनीस राउंड टेबल में छपे अपने लेख में कहते हैं कि बाबरी मस्जिद पसमानदा मुद्दा ही नहीं है। वहीं अभय कुमार फॉरवर्ड प्रेस में अपने लेख में कहते हैं कि पहले बहुजन की बात होनी चाहिए, फिर मुसलमान की। मसूद आलम फलाही अपने किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान में लिखते हैं कि मध्यकाल से ही नीची जातियों के मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें सत्ता में भागीदारी से वंचित किया जा रहा है। मुगल बादशाह औरंगजेब और बहादुर शाह जफर को पसमानदा नेता जातिवादी कहते हैं। वे ये भी कहते हैं कि आधुनिक भारत के प्रतिष्ठित मुसलमान नेता
जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां भी नीची जातियों के मुसलमानों के बारे में अपमानजनक शब्दों मसलन बदजात जुलाहा का इस्तेमाल करते थे और उच्च जातियों के हितों के संरक्षण थे। खालिद अली अंसारी एक मशहूर विचारक चिंतक हैं जिन्होंने अपने द प्रिंट में छपे लेख में तफसील से इस पूरे पसमानदा आंदोलन और अब्दुल कयूम अंसारी को याद करते हुए लिखा है कि जाति पूरे दक्षिण एशिया की बीमारी है, एक तरफ ब्राह्मणवाद और दूसरी तरफ सैयदवाद। असल में यह जो पूरा खांचा है यह अकलियत और अक्सरियत के विभाजन का है। जाति के नाम पर जिस तरह से हक हुकूक और हिस्सेदारी का कब्जा हिंदुओं के बीच थोड़े से ब्राह्मण सवर्णों ने किया, उसी किस्म से 85% अक्सरियत यानी बहुजनों का जाति के नाम पर शोषण किया गया। अंसारी लिखते हैं कि उच्च वर्गीय मुसलमान अशराफ कहलाते हैं जो या तो अपना उद्भव पश्चिम एशिया या सेंट्रल एशिया से बताते हैं, जिनमें शेख, सैयद, मुगल और पठान आते हैं, या सवर्ण जातियों से धर्मांतरित हैं जैसे रांगड़ या मुस्लिम राजपूत, तगा या त्यागी मुसलमान, गाढ़े या गौड़ मुसलमान। जिस तरह से हिंदू धर्म में ब्राह्मण का वर्चस्व है उसी तरह से मुसलमानों में सैयद का वर्चस्व है। खालिद अली अंसारी आगे कहते हैं कि मुस्लिम कट्टरता के ऊपर हिंदू कट्टरता फलती फूलती है और असल में सैयदवाद और ब्राह्मणवाद एक दूसरे के खाद पानी है और जितने भी किस्म की सांप्रदायिकता है यह दोनों तरफ के सवर्णों के द्वारा उकसाई और लगाई गई आग है। खालिद अली अंसारी अपने लेख में आगे लिखते हैं कि देश की आबादी के असली अल्पसंख्यक सवर्ण मुसलमान और हिंदू तबके धार्मिक धुरी पर आधारित सेकुलर, कम्युनल या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विमर्श के जरिए लोकतंत्र पर कब्जा जमाए बैठे। इसलिए पसमानदा आंदोलन धार्मिक पहचान की जगह सामाजिक पहचान पर बल देता है। पसमानदा नारा दलित, पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, धार्मिक एकता के मुकाबले सारे धर्मों की बहुजन मूल निवासी जातियों की एकता पर जोर देता है। कैसे आजादी के बाद जो पूरा आंदोलन था मोमिन कॉन्फ्रेंस का, पसमानदा आंदोलन का, अब्दुल कयूम अंसारी का, वो कमजोर पड़ता है और 1990 में जब मंडल आंदोलन का दौर चल रहा होता है, पूरे देश में खास तरह से जाति के नाम पर एक खास तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय राजनीति में शुरू होती है। उस दौर में बिहार में डॉक्टर एजाज अली ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा का गठन करते हैं, वहीं अली अनवर अंसारी कुछ दिनों बाद ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का गठन करते हैं। अली अनवर अंसारी 2001 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मसावात की जंग लिखते हैं जिसमें विस्तार से वो पसमानदा मुसलमानों के सवालों को उठाते हैं। महाराष्ट्र से शब्बीर अंसारी उसी दौर में ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और खालिद अली अंसारी कहते हैं कि असल में ये जो पेशेगत विभाजन है वह हिंदू और मुसलमानों में एक जैसा है। आज दलित, पिछड़े और आदिवासी मुस्लिम समूह कुंजड़े यानी राइन, जुलाहे यानी अंसारी, धुनिया यानी मंसूरी, कसाई यानी कुरैशी, फकीर यानी अलवी, हजाम यानी सलमानी, मेहतर यानी हलालखोर, ग्वाला यानी घोसी, धोबी यानी हवारी, लोहार बढ़ई यानी सैफी, मनिहार यानी सिद्दीकी, दर्जी यानी इदरीसी, वनगुज्जर इत्यादि पसमानदा मुसलमान एक साथ संगठित हो रहे हैं और पसमानदा का अर्थ वो आंदोलन के रूप में देखते हैं कि वह जो पीछे रह गए यानी दलित, पिछड़े मुसलमान। और खालिद अली अंसारी इसका विस्तार में एक आंकड़ा देते हुए कहते हैं कि किस तरह से मसावात का अर्थ है बराबरी यानी समानता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हलालखोर भंगी के लिए वजू का लोटा अलग रखा जाता था। बिहार में अलग अलग जातियों का अलग अलग अशराफ सवर्ण लोगों के लिए मस्जिदें और कब्रिस्तान तक है। इसी लेख में आगे एक आंकड़ा देते हुए खालिद अली अंसारी कहते हैं कि पहली से 13वीं संसद तक तकरीबन 7500 सांसद चुने गए, जिनमें से 400 मुसलमान सांसद हैं, 60 पसमानदा यानी सवर्ण 2.01% आबादी है जिनके सांसदों की नुमाइंदगी 4.5% है। बर्बाद मुसलमान नहीं, बर्बाद पसमानदा हुआ है। जमीन, व्यवसाय, पेशा किन मुस्लिम जातियों के पास है? वो कह रहे हैं कि अशराफ जातियों के पास है।
पसमानदा यानी इस फारसी लफ्ज में दलित, पिछड़ा, बहुजन मुस्लिम को एकजुट करने की बात कही गई है। और 705 पेशे वाले मुसलमान एक जगह होकर के पसमानदा की बात करते हैं। पसमानदा क्रांति अभियान के दस्तावेज में शुमार तेलुगु शायर शेख पीरन बोरेवाला की कविता का अंश आपके सामने बहुत कुछ स्पष्ट करेगा। कसाब, पिंजारी, लद्दाफ, दुदेकुला, घोड़े वाला, लकड़े वाला, चमड़े वाला और मैं हूं बोरे वाला, एक अनजान मुसलमान। मुसलमानी तवारीख में मेरी कहीं जगह नहीं, खानदानी मुसलमानों द्वारा अंधेरे में ढकेला हुआ, अपने काम के चलते तिरस्कृत, किंतु फिर भी एक मुसलमान, बोरे वाला मुसलमान। तो मुझसे परहेज करते रहे क्योंकि मेरी जाति और जीने का अंदाज ही ऐसा था। तो मुझे नाकाबिल समझते रहे, भूखे पेट रहकर भी मैंने कलमा सीखा। तो मुझसे दूरी रखते हो फिर भी मैं सूरा रटता हूं, तुम्हारी तरह नमाज, रोजा और ज़कात करता हूं, कभी कभी तुम्हारे बीच होता हूं, किंतु तुम्हारी आंखों में फिर वही घृणा, अजीब सी बातें करते हो, ठंडापन होता है तुम्हारे व्यवहार में और हंसी उड़ाते हो मेरे काम और मेरी भाषा की। क्या मानवीय है और क्या अमानवीय, कौन सभ्य है और कौन असभ्य। मैं बोरे वाला वंश में पैदा हुआ, इन चीजों को नहीं जानता। मैं तो इतना ही जानता हूं कि मैं एक मुसलमान हूं, इस्लाम मेरा भी धर्म है। मानवर कांशीराम ने मुस्लिम समाज के अपने अनुभव के बारे में एक बार कहा था कि मुसलमानों में मैंने नेतृत्व के स्तर से जाना ठीक समझा, उनके 50 नेताओं से मैं मिला, इसमें भी ब्राह्मणवाद देखकर मैं दंग रह गया। इस्लाम तो बराबरी और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाता है, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व तो शेख, सैयद, मुगल, पठान यानी अपने को ऊंची जाति का मानने वाले लोगों के हाथ में है। वह यह नहीं चाहते कि अंसारी, दुनिया, कुरैशी उनकी बराबरी में आए। मैंने फैसला किया कि मुसलमानों में हिंदुओं के अनुसूचित जातियों से गए लोगों को ही तैयार किया जाए। सतनाम सिंह, कांशीराम की नेक कमाई जिसने सोती कौम जगाई, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया ने भी इस बारे में बात कही। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि गुलामी भले ही विदा हो गई हो, जाति तो मुसलमानों में कायम है ही। 1901 के सेंसस रिपोर्ट के आधार पर अर्जाल या दलित मुसलमानों के बारे में वह कहते हैं कि उनके साथ कोई भी मुसलमान मिलेगा जुलेगा नहीं और न उन्हें मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तानों में प्रवेश करने दिया जाता है। BR अम्बेडकर, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नंबर 229 से 233। वहीं डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि भारत के राजनीतिकों ने अब तक देश के समुचित पीड़ित अल्पसंख्यक यानी हिंदू और मुसलमानों की अनगिनत पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा की चिंता नहीं की। उन्होंने शक्तिशालियों का अल्पसंख्यकों के नाम पर हित साधन किया, जैसे पारसी, क्रिस्तान, मुसलमान और हिंदुओं में उच्च जाति वालों का कब्जा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, BR पब्लिकेशन, पेज नंबर 47। अब यह वाजिब सवाल है कि अंबेडकर, लोहिया और कांशीराम की विरासत वाले लोग कितनी जगह इन पसमानदा आंदोलन के लोगों को, पसमानदा तबके के लोगों को देखते हैं। पसमानदा आंदोलन वीर अब्दुल हमीद और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बहुत शिद्दत से याद करता है और आपको पसमानदा आंदोलन के बारे में विस्तार से देखने के लिए पसमानदा डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की पसमानदा आवाजें नामक इस वेबसाइट तक जरूर जाना चाहिए, जहां विस्तार में वो सारी चीजें आपको मौजूद मिलेंगी जो पसमानदा आंदोलन की आवाज है। इसी बात पर कि आज बेशक दाढ़ी टोपी देख करके मुसलमान मारे जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही है। और लिंचिंग में खालिद अनीस अंसारी ये कहते हैं कि इस लिंचिंग में मारे जाने वाले मुसलमान पसमानदा तबके के हैं, यानी सवर्ण हिंदू और सवर्ण मुसलमान आपस में सांप्रदायिकता की आग को फैलाएंगे और मारे जाएंगे दलित, पिछड़े, आदिवासी, यानी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू है या मुसलमान। सामाजिक न्याय की पाठशाला में आज इस बात को अब्दुल कयूम अंसारी को याद करने का मकसद यह है कि इस देश में वंचित, शोषित, श्रमजीवी, श्रमशील, कमीरा जाति के लोगों की एका होनी चाहिए। जो एका मंडल कमीशन के लागू होने
होने के बाद 1990 के बाद देखने को मिली। और आप ये देख रहे हैं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस आजादी के बाद कमजोर हो गई और पसमानदा आंदोलन का एक चरण ही कमजोर हो गया और दूसरा चरण मंडल के साथ शुरू होता है। इसलिए आज पसमानदा आंदोलन के लोग लगातार ये कहते हैं कि हम एकजुटता की बात कर रहे हैं, हम दलित पिछड़े एक समान की बात कर रहे हैं, भले ही वो हिंदू या मुसलमान हो। ओबीसी रिजर्वेशन मुसलमान तबके को भी मिला मंडल कमीशन के समय। तो आज पसमानदा आंदोलन एकजुटता की बात कर रहा है और सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक आग के खिलाफ एक बराबरी की लड़ाई की बात करता है, हक हुकूक की लड़ाई की बात करता है। इसलिए वो कहता है कि हमें आज भी बोलना पड़ेगा। ये लिंचिंग तभी रुकेगी, ये मुसलमानों के खिलाफ सारा कुछ तभी रुकेगा जब दोनों तरफ के सवर्ण लोग अपने भीतर सुधार करेंगे और इस देश के वंचित शोषित दलित पिछड़ा हिंदू हो या मुसलमान सबको उसके हक के जल जंगल जमीन उनकी हिस्सेदारी व्यवसाय और भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस बातचीत को आज लेनिन मुनेदी की इस कविता के साथ मैं आपके सामने विराम देना चाहता हूं। लेनिन कविता में लिखते हैं, एक दिन पसमानदा समाज का सबसे मामूली आदमी अशराफ बुद्धिजीवियों से जिरह करेगा। उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया जब उनका रोजगार नष्ट हो रहा था, जब वह अमानवीय स्थिति में जी रहे थे। कोई नहीं पूछेगा उनसे मुस्लिम एकता के बारे में, उनके द्वारा घोषित इस्लाम के खतरे के बारे में। कोई नहीं जानना चाहेगा कि कैसे उन्होंने अपनी माशूकाओं को के बालों, होठों, गालों पे गजलें, कहानियां लिखी। पूछा जाएगा उनसे कि उनकी गजलों, कहानियों में पसमानदा समाज का दर्द कहां है। उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा उनके वाहियात स्पष्टीकरण के बारे में, जो सफेद झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। सबसे मामूली लोग आएंगे, वे जिनके लिए तुमने कहीं जगह नहीं छोड़ी। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे सामाजिक न्याय की पाठशाला में किसी और मसले के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।